हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन से आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वर्ड वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले ऑन एग्जामिनेशंस का समरी, ठीक है गाइस। और गाइस, ऑन एग्जामिनेशंस जो कि लिखे है विंस्टन एस चर्चिल, ठीक है गाइस। और गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपको ऑन एग्जामिनेशंस पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूसिंग ऑथर पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइस। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल 1874 to 1965 was the Prime Minister of England twice, 1942-45 and 1951 to 55. A noted statesman and orator, Churchill was also an officer in the British Army, a historian, a writer, and an artist. He was awarded a Nobel Prize in Literature in 1953. At Harrow is an excerpt from Chapter 2, Harrow, of Winston as Churchill's autobiography, A Roving Commission My Early Life, 1930. इसका मतलब है गाइस, सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल 1874 से 1965 तक इंग्लैंड के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 1940 से 45 तक और 1951 से 55 तक एक प्रख्यात राजनेता और वक्ता होने के साथ साथ चर्चिल ब्रिटिश सेना में अधिकारी, इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। एट हैरो विंस्टन एस चर्चिल की आत्मकथा ए रोविंग कमीशन माय अर्ली लाइफ 1930 के अध्याय 2 हेरो का एक अंश है। सो गाइस, अब हम लोग समरी डिस्कस करते हैं, ठीक है गाइस। व्हेन चर्चिल रीच्ड एट द एज ऑफ 12, his parents decided to send him to the reputed Harrow School, but to enter the school one must appear at an entrance examination. Churchill was afraid of examination because he knew that the examiner's choice would go against him. They would set questions from Latin and mathematics, but he was adept in poetry, history, and writing essays. The examiners would not listen his priya. इसका मतलब है गाइस, जब चर्चिल 12 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें प्रतिष्ठित शहरों स्कूल में भेजने का फैसला किया, लेकिन स्कूल में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य था। चर्चिल परीक्षा से डरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि परीक्षकों का चयन उनके खिलाफ होगा। वे लैटिन और गणित से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वे कविता, इतिहास और निबंध लेखन में निपुण थे। परीक्षकों ने उनकी बात नहीं सुनी। चर्चिल said in the examination in Latin paper he wrote nothing except question number 1 and kept I in inverted commas. Then looking at it, he wept. Tears fell on the paper and created various stains. The ushers collected the paper and finding no answer, handed over it to the headmaster, Mr. Dr. Weldon. He was a broad-minded fellow. He was capable of looking beneath the surface of things. He passed out. Churchill. इसका मतलब गाइस, चर्चिल परीक्षा में बैठे थे। लेटिन के प्रश्न पत्र में उन्होंने प्रश्न संख्या 1 के अलावा कुछ नहीं लिखा और उसे भी अल्प विराम में रखा। फिर उसे देखकर वे रोने लगे। आंसू प्रश्न पत्र पर गिरे और कई दाग बन गए। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र एकत्र किए और उसमें कोई उत्तर ना पाकर उसे प्रधान अध्यापक डॉक्टर वेल्डन को सौंप दिया। वे एक उदार व्यक्ति थे, वे चीजों की सतही सच्चाई को भी समझ लेते थे। उन्होंने चर्चिल को उत्तीर्ण कर दिया। चर्चिल was placed in 3rd division in the school list. His name remained at the bottom because it was set in alphabetical order and his name was Spencer Churchill. 2 boys were below him, but they were dropped out due to sickness and Churchill became the last one. इसका मतलब गाइस, चर्चिल को तीसरी श्रेणी में रखा गया था। स्कूल की सूची उनका नाम सबसे नीचे था क्योंकि सूची वर्णमाला क्रम में थी और उनका नाम स्पेंसर चर्चिल था। उनसे नीचे 2 लड़के थे, लेकिन बीमारी के कारण वे स्कूल छोड़ गए और चर्चिल सबसे आखिरी में रह गए। When Churchill was at Eton School, the students used to stand in cluster to lift their hats to show their presence at the time of
roll call. At Harrow, they had to file past in front of a master. Churchill used to march past at the end, and others commented why he's last of all. As his father, Lord Randolph Churchill, was the leader of the House of Commons, many people watched him intently. इसका मतलब गाइस, जब चर्चिल ईटन स्कूल में पढ़ते थे तब छात्र समूह बनाकर खड़े होते थे और हाजिरी के समय अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए टोपी उठाते थे। हेरो में उन्हें एक शिक्षक के सामने से पंक्तिबद्ध होकर गुजरना पड़ता था। चर्चिल सबसे अंत में गुजरते थे और अन्य लोग टिप्पणी करते थे क्यों वह सबसे आखिर में क्यों है। उनके पिता लॉर्ड रैंडॉल्फ चर्चिल सदन के प्रमुख थे, इसलिए कई लोग उन्हें ध्यान से देखते थे। Churchill remained in last position and felt very sorry. In the meantime, his clever friends went to Latin and Greek classes. The dull boys like him remained to study English only. Fortunately, the English teacher, Mr. Somerville, was a peasant fellow. He was not teaching for the sake money. He had love for teaching. He taught in an uneasy way by parsing each word in a sentence, naming it as subject, predicate, verb, object, clause, complement, and putting a color for each, so the students will easily understand it. Churchill to understand the sentence structure easily. When the clever students, after completing Latin and Greek, returned to English class for earning bread to settle a career, Churchill could complete with them easily. He formed the opinion that whatever you might read, that is extra, but English is essential. Latin is an honor, Greek is a praiser. If you don't know English, your study will be incomplete. इसका मतलब है गाइस, चर्चिल अंतिम स्थान पर है और उन्हें बहुत दुख हुआ। इस बीच उनके होशियार दोस्त लेटिन और ग्रीक की कक्षाओं में चले गए। उनके जैसे मंदबुद्धि छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते रह गए। सौभाग्य से अंग्रेजी शिक्षक श्री सोमरवेल एक मिलानसार व्यक्ति थे। वे पैसे के लिए नहीं पढ़ाते थे, उन्हें पढ़ाने से प्रेम था। वे वाक्य के प्रत्येक शब्द को तोड़ तोड़ कर उसे कर्ता, विधेय, क्रिया, कर्म, उपवाक्य पूरे के रूप से नाम देकर और प्रत्येक के लिए एक रंग लगाकर एक अनोखे तरीके से पढ़ाते थे। इस तरह छात्र आसानी से समझ जाते थे। चर्चिल भी वाक्य संरचना को आसानी से समझ जाते थे। जब होशियार छात्र लेटिन और ग्रीक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोटी कमाने और करियर बनाने के लिए अंग्रेजी की कक्षा में वापस लौटे तो चर्चिल आसानी से उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उन्होंने यह राय बना ली थी कि आप जो कुछ भी पढ़े वह अतिरिक्त है, लेकिन अंग्रेजी आवश्यक है। लेटिन एक सम्मान है, ग्रीक एक आनंद है। यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आपकी पढ़ाई अधूरी रहेगी। चर्चिल went to school in summer session. The school had a big swimming bath. The children went there in groups, played mischief with each other and bathed roaringly. They pushed and hurled each other into water. इसका मतलब है गाइस, चर्चिल गर्मियों की छुट्टी में स्कूल जाते थे। स्कूल में एक बड़ा स्विमिंग पूल था। बच्चे समूह में वहां जाते, एक दूसरे के साथ शरारतें करते और खूब मस्ती से नहाते थे। वे एक दूसरे को धक्का देते और पानी में उछालते थे। Once a senior boy named Emery was standing on the bank of the pond, meditative mood, hearing a towel from behind. Churchill thought that he was his equal, went near him secretly, pulled his towel and pushed him into water. इसका मतलब गाइस, एक बार एमरी नाम का एक वरिष्ठ छात्र तालाब के किनारे ध्यान मग्न खड़ा था और उसे तौलिए की आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे से चर्चिल ने सोचा कि वह उसके बराबर का है। चुपके से उसके पास गया, उसका तौलिया खींचा और उसे पानी में ढकेल दिया। The boy fell into water, came out angrily, gave a hard blow on Churchill, hurled him into water. Churchill managed to swim across the pond and reached at the other side. Some younger children were there. They scolded him for his wickedness because Emery was in the sixth form. He was head of his house. He was champion at gym. He had got his football colors and so on. इसका मतलब गाइस, लड़का पानी में गिर गया, गुस्से में बाहर आया और चर्चिल को जोरदार घूंसा मारकर पानी में ढकेल दिया। चर्चिल किसी तरह तैरकर तालाब पार कर दूसरी तरफ पहुंच गए।
वहाँ कुछ छोटे बच्चे थे। उन्होंने चर्चिल को उसकी इस शरारत के लिए डांटा क्योंकि एमरी छठी कक्षा में पढ़ता था। वह अपने हाउस का मुखिया था, वह जिम में चैंपियन था, उसे फुटबॉल टीम की जर्सी भी मिली हुई थी और भी बहुत कुछ। Hearing all the above, Churchill trembled. He went near Emery and begged pardon. He said, "I thought you were a junior boy. I could not know you from your size. My father, who is also a great man, is small." Emery laughed, excused him, and advised him not to play mischief with the seniors. इसका मतलब गाइस, ये सब सुनकर चर्चिल कांप उठे। वे एमरी के पास गए और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि आप छोटे लड़के, मैं आपको आपके कद से पहचान नहीं पाया। मेरे पिता जो स्वयं एक महान व्यक्ति है, कद में छोटे हैं। एमरी हंसे, उन्हें क्षमा किया और बड़ों के साथ शरारत न करने की सलाह दी। The misunderstanding between Emery and Churchill was over. Emery was 3 years senior to him. Later, Churchill became the Prime Minister of England and Emery was his cabinet colleague. That problem was over after he begged excuse. But his real problem of being stagnant in lowest division did not leave him. Of course, he gained prize by reciting to the headmaster 1200 lines of Macaulay's Lays of Ancient Rome without making a single mistake. इसका मतलब है गाइस, एमरी और चर्चिल के बीच गलतफहमी दूर हो गई थी। एमरी उनसे 3 साल बड़े थे। बाद में चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और एमरी उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी बने। माफी मांगने के बाद यह समस्या भी खत्म हो गई, लेकिन सबसे निचले स्तर पर स्थिर रहने की उनकी असली समस्या उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बेशक उन्होंने प्रधान अध्यापक के सामने मैकॉले की प्राचीन रोम की गताए की 1200 पंक्तियां बिना एक भी गलती किए सुनाकर पुरस्कार जीता। Once again, Churchill passed the preliminary examination for army, in which many seniors failed. It was mainly due to his good luck. He hoped that there will be a question to draw the map of a dominion. He thought this time New Zealand may come. He took preparation, got the exact question and drew it perfectly. He got high marks. इसका मतलब गाइस, एक बार फिर चर्चिल ने सेना की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी असफल रहे। यह मुख्य रूप से उनके सौभाग्य के कारण हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि परीक्षा में किसी डोमिनियन का नक्शा बनाने का प्रश्न आएगा। उन्होंने सोचा इस बार शायद न्यूजीलैंड का नक्शा आएगा। उन्होंने तैयारी की, ठीक वही प्रश्न मिला और उन्होंने एकदम सटीक नक्शा बना लिया। उन्हें अच्छे अंक मिले। सो गाइस, आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।